चलिए देखिए आपका लेक्चर 17 मैथमेटिक्स क्लास 12 क्या है, क्लास 12 और मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है, मैथमेटिक्स अभी हाल में आपका निश्चित समाकलन समाप्त हुआ है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आपका है दूसरा पार्ट है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो निश्चित समाकलन में आप लोगों को कुछ इसका जो थ्योरी पार्ट है पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, माना फलन लिखिए आप लोग, माना फलन अंतराल, माना फलन अंतराल ए कामा बी में परिभाषित कोई फलन है। अरे हाँ, कोई फलन है, ठीक है, कोई फलन है तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स फंक्शन डी एक्स को एफ एक्स का बंद अंतराल डब्बा ए कामा बी निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं, समाकलन कहते हैं जहाँ ए आपकी निम्न सीमा लोअर लिमिट, क्या है, लोअर लिमिट, और बी है आपकी उच्च सीमा अपर लिमिट। ठीक है, और माना कोई अनिश्चित समाकलन इंटीग्रेशन है आपका, जो मान लीजिए किसी एफ का इंटीग्रेशन किए कोई फंक्शन है तो उसका क्या आता है, dx आता है। अगर इसी का आपका डेफिनिट, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लेकिन इसी का जब इंडेफिनिट में क्या होता है, अनिश्चित समाकलन में होता है कि जब आप किसी फंक्शन का समाकलन करते हैं कोई फंक्शन, नया फंक्शन आ जाता है, ठीक है, और ये कोई निश्चित वैल्यू नहीं रहती है। तो अगर यही चीज का अगर हम किसी अंतराल में निश्चित समाकलन करते हैं तो इस तरीके से अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जरिए जब इसका मान रखते हैं, पहले अपर लिमिट का जी बी प्लस सी जी ए माइनस सी, ये आपका सी सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, जी बी माइनस जी ए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पहले आप जब भी फंक्शन में मान रखेंगे, पहले आपका क्या होना चाहिए, अपर लिमिट, फिर उसके बाद लोअर लिमिट एक्स का मान वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे। और माना यही प्राप्त होगा, माना x बराबर a और b पर dx फलन सतत है तो आप इसको लिख सकते हो a से b एफ एक्स dx जी बी माइनस जी ए। कर लीजिए, इसी को
अगर इसका लिमिट फॉर्म देखा जाए, लिमिट फॉर्म भी लिख देते हैं। कर लीजिए, इसके लिमिट फॉर्म लिख देते हैं। चलिए, देखिए आप लोग यहाँ से फिर से एक बार देख लें, यहाँ से आप लिमिट का भी फार्मूला यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। ये न्यूटन और लेibniz थ्योरम के हिसाब से इसको बोला जाता है। लिमिट एक्स टर्नल बी माइनस क्या है, जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स प्लस सी, ये वाला हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टर्नल ए माइनस जी एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका सी खत्म हो जाएगा, क्या है, लिमिट एक्स टर्नल जी एक्स के बाद माइनस लिमिट को हम दो तरीके से, लिमिट को सीमा को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या LIM या LT से। ठीक है, दोनों चीज कर सकते हो। इसे कहते हैं न्यूटन लेibniz फॉर्मूला। ये लिमिट में कन्वर्ट करके, कुछ समाकलन नहीं आता है तो लिमिट में कन्वर्ट करके तब हम लोग सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू रखने के बाद नहीं आता है। ठीक है, कुछ पॉइंट है इसका लिख लीजिए आप लोग। चलिए, कुछ पॉइंट है लिख लीजिए फटाफट। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन पहला लिखिए, इसमें कुछ नोट पॉइंट कर दीजिए, चाहे जैसे लिख लीजिए। अनिश्चित समाकलन इंटीग्रेशन fx dx का मान हमेशा एक फलन होता है, एक फलन होता है, जबकि निश्चित समाकलन जैसे इंटीग्रेशन a से b fx dx का मान, जबकि निश्चित समाकलन a से b fx dx का मान एक संख्या होती है, मान एक संख्या होती है। दूसरा लिखिए, यदि फलन fx, यदि फलन fx x बराबर a, x बराबर b पर और x बराबर a तथा x बराबर b पर परिभाषित ना हो, परिभाषित ना हो, परंतु a कामा b में परिभाषित हो, परंतु a कामा b में परिभाषित हो, तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से दिखा दीजिए, तब हम a से b में परिभाषित हो, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। एग्जैक्ट वैल्यू पर परिभाषित ना हो, लेकिन उसके अंदर अगर परिभाषित है तो आप ये कर सकते हो।
अब इसके आगे है 2 पॉइंट होने के बाद इसका ज्यामितीय अर्थ है। ज्यामिति मतलब आप ग्राफ विधि से इसको समझेंगे। चलिए, ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीन। ज्यामितीय अर्थ, चलिए पहला है, लिखिए समाकलन a से b fx dx का मान धनात्मक होता है यदि धनात्मक होता है, का मान धनात्मक होता है यदि fx का ग्राफ, यदि fx का ग्राफ a कामा b अंतराल में, a कामा b अंतराल में x अक्ष के ऊपर स्थित हो। x अक्ष के ऊपर स्थित हो तथा इस संख्यात्मक मान y बराबर fx, y बराबर fx कामा x बराबर a तथा x बराबर b, x बराबर a तथा x बराबर b x अक्ष के परिबद्ध, x अक्ष के परिबद्ध के क्षेत्र को, क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। क्षेत्र को नहीं, क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार बच्चों देखिए, मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, क्या है, जब ऊपर की तरफ कोई ग्राफ बनेगा, देखिए ये है आपका x बराबर a, ये है आपका x बराबर b और x अक्ष पर स्थित है, तो y बराबर ये आपका क्या फंक्शन है, या y बराबर fx है। तो इसका जो एरिया है अंदर, अगर जब fx को हल करेंगे a और b का मान रख के जो पुट करके आंसर लाएंगे, इस क्षेत्र का जो एरिया होगा, इसका जो धनात्मक मान आएगा, इसका मतलब x अक्ष पर ये ऊपर के ऊपर स्थित है और जो इसका मान आएगा ये एरिया इसका बताएगा। ठीक है, इसको बना लीजिए उसी नीचे। उसके बाद दूसरा पॉइंट डालिए, ये पहला पॉइंट है आपका, इसका कहते हैं ज्योमेट्रिकल, इसको मीन कहते हैं इसका। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ। dx का मान, ये धनात्मक वाला था आपका, का मान ऋणात्मक होता है यदि y बराबर का मान ऋणात्मक, यदि y बराबर fx का ग्राफ ऋणात्मक होता है, यदि y बराबर fx का ग्राफ a से b या a कामा b, कुछ भी कर लीजिए, a से b में x अक्ष के नीचे स्थित हो। x अक्ष के नीचे स्थित हो। इसका संख्यात्मक मान
इसका संख्यात्मक मान y बराबर fx कामा x बराबर a तथा x बराबर b के परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। इसके लिए आपका इस तरीके से ग्राफ, यही फलन नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, ये y बराबर क्या है आपका x बराबर a और x बराबर b, इसका एरिया। ठीक है, नीचे की तरफ ये x चलिए नोट है बच्चे, नोट लगाइए। अगर आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन कभी 0 आ जाता है तो इससे आप क्या समझ, तो इससे काफी चीजें आपको निकलेंगी। आप भी देखिए fx बराबर आपका जो y बराबर fx फंक्शन रहेगा वो a कामा b में सतत होना चाहिए। पहली बात a कामा b में सतत होना चाहिए। और दूसरी चीज, और ये आपका इंटीग्रेशन जो आएगा आपका शून्य आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, तो समीकरण जो fx बराबर जो 0 होगा, fx बराबर जो 0 मतलब जो fx आएगा आपका उसको 0 करेंगे तो a कामा b में आपका इसका एक मूल विद्यमान होगा। इसके बीच जो वैल्यू आएगी, इसको fx बराबर 0 करेंगे, वो इसके बीच में विद्यमान होगा। अगर इंटीग्रेशन 0 है, इंटीग्रेशन करने के बाद 0 है तो fx बराबर 0 कर दीजिए, उसमें जो एक मूल विद्यमान होगा वो इसके बीच में आएगा, इसकी बीच की वैल्यू होगी। यही बात कहा है। और इसमें क्या कहा है कि कम से कम एक मूल मतलब ज्यादा से ज्यादा और सारे मूल हो सकते हैं, कम से कम एक मूल विद्यमान होगा। और ऐसा नहीं है कि एक मूल विद्यमान ना हो अगर fx 0 हो। ठीक है, चलिए बच्चों देखें, जो न्यूटन और लाइबनिज वाला थ्योरम है प्रमेय, उसमें क्या है बच्चे, जो फलन असतत होता है उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। क्या है, जैसे आप किसी का जब क्या करते हो अवकलन, तो उसका क्या आता है, कोई फंक्शन आता है। अगर इसी फंक्शन का क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए, क्या आ जाएगा आपका, फिर यही fx प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा ना। ठीक, fx प्लस c प्राप्त होगा, ये a से b तक। तो इसको लाइबनिज जो ये फलन, ये असतत फलन होते हैं, उनके लिए ये फार्मूला आप यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका क्या होता है, लिमिट एच टर्नल b माइनस fx माइनस लिमिट ए पॉजिटिव fx। ये तो मतलब कॉमन चीज है, ये इसे बता दी है। ठीक है, ये वैसे है। अगर कोई fx है तो उसका देखिए, अगर कोई किसी का अवकलन करके आया है, उसी का समाकलन कर दिया जाए, फिर यही चीज प्राप्त हो जाएगी। जैसे ये अवकलन करने के बाद fx आया है, अगर इसी fx का अवकलन कर दिया जाए फिर वही प्राप्त हो जाता है। जैसे ये वाली चीज आपको बताए थे हम, अगर fx है,
ऐसे dx, अगर इसी का dy dx कर दिया जाए क्या आएगा आपका, यही इफेक्ट बाहर आ जाएगा। एक लिखवाया था इसको पहले ही, यही इफेक्ट बाहर आ जाएगा। इसका मतलब अगर समाकलन बाहर लगा हो और उसका dy dx निकाल दिया जाए बाहर, तो ये लेबनिज थ्योरम है। अगर ए ज्यादा रहेगा, आपका ए वैल्यूएशन ज्यादा रहेगा, तो आप इसको भी लिख सकते हो, ये नोट पॉइंट में लिख सकते हो कि लिमिट इसका हो जाएगा लिमिट एक्सटर्नल, आपको हो जाएगा बी पॉजिटिव एफ माइनस, ऐसे ए आगे हो जाएगा आपका, ए आगे कर दीजिए, बी पीछे कर दीजिए, लिमिट एक्सटर्नल बी पॉजिटिव एफ, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर फलन जब सतत रहता है, ये आतत फलन के लिए, अगर फलन सतत रहता है तो ये वाला फार्मूला आप पढ़े हैं, अभी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े ही। ये जीबी और जीए वाला फार्मूला है, वो वाला आप कर देंगे। देखिए आपको यही वाला पढ़ना है, ये लिमिट वाला लेबनिज और न्यूटन वाला आएगा तो इसको बताया जाएगा, ठीक है। जो नहीं आता है ये लेबनिज, न्यूटन और लेबनिज प्रमेय से आ जाता है। जो भी अगर निश्चित समाकलन सॉल्व नहीं होता, इसके द्वारा हम लिमिट मान कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि लिमिट हम पढ़ेंगे तो फिर आगे जो है लिमिट का प्रयोग करना सीखेंगे तो बताएंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं जानकारी के लिए, न्यूटन और लेबनिज सूत्र है आपका, बीएससी में काम देगा। चलिए अब है आपका है टॉपिक जो है योग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन या योग फल सीमा। पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे योगों की सीमा द्वारा निश्चित समाकलन। योगों के सीमा द्वारा निश्चित समाकलन। पहला टॉपिक है आपका। चलिए पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं फटाफट। पहले एक फलन मानते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक। y बराबर क्या है, एफ एक्स। समाकलन एक ऐसी विधि है, किसी का क्षेत्रफल निकालना, चाहे उबड़ हो चाहे खाबड़ हो, अगर समाकलन विधि का प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल एरिया निकाल सकते हो। और समाकलन का सबसे अधिक प्रयोग फिजिक्स में मिलता है, ठीक है। तो देखिए आपका ये x बराबर a है और x बराबर ये आपका b। तो इसको हम छोटे छोटे आयतों में क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। ये देखिए आप ऐसे तोड़ते चले जाएंगे, अंतिम में आ जाएगा। तो इसकी जो आयत की जो चौड़ाई है ये h है, ठीक है। ये जैसे से बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर दें, ठीक है। देखिए ये आज के जैसे है ना, तो आपका ये कितना हो जाएगा, अगर ये है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आप मूल बिंदु मान लीजिए, जो y अक्ष है, ये x अक्ष है। अगर ये यहाँ a है, यहाँ तक चलने में क्या होगा, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, a प्लस h। ये a प्लस 2h, ये क्या हो जाएगी, a प्लस 3h। ऐसे ये लास्ट वाला क्या होगा आपका, a प्लस n। इसका जो आयत का जो विभाजन है, इसको कहा जाता है, इसको n भागों में क्या किया गया है, इसको ऐसे ऐसे कितने भागों में तोड़ा गया है, n भागों में। इसे क्या कहेंगे, a प्लस n। एक आपका जो लास्ट वाला होगा, जो b वाला है, उसे कह सकते हो NH बराबर b। लास्ट वाला जो आपका खंड है वो b के बराबर होगा, यहाँ पर जाकर रुकेगा, ठीक है। ये a प्लस NH बराबर b लिख सकते हो लास्ट, ठीक है। अब चलिए
तो हमको क्या क्या इसका जो एक्स अक्ष का विभाजन मिला वो क्या क्या मिला, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h डॉट डॉट ए प्लस NH। और इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहें तो एक घट के n में एक घट के लिखा जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 NH। अगर इसके पहले, फिर इसके पहले और लिखना चाहें तो 1 माइनस NH। अगर लास्ट वाला A प्लस NH है, B है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, NH बराबर लिख सकते हो B माइनस A। H बराबर क्या हो जाएगा, B माइनस A अपान N। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको। अगर देखा जाए ये आपका एक समांतर क्या बन गया, समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र लगाया जाए क्या होता है, एस एन का अगर सूत्र लगाया जाए क्या लिख सकते हो, सभी को जोड़ दिया जाएगा। और ये जो बना है ये क्या है, आयत बना है, यहाँ से यहाँ तक कई आयत हैं। तो इसकी जो चौड़ाई कितनी है h और लंबाई क्या है, लंबाई कितना है, नहीं जो फंक्शन है इसके हिसाब से ये फंक्शन आप इसके अंदर डाल देंगे, इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक, एच ए, ठीक है, प्लस एच ए प्लस एच, ठीक है। अच्छा, और डॉट डॉट कहाँ तक इसको अंदर करेंगे, लास्ट वाला जो एच ए प्लस एच, ठीक, ये एसन निकलेगा, ठीक है। आपका क्या है एसन, और जो लास्ट वाला है उसको नहीं, उसको लास्ट वाला नहीं दर्शाना है, लास्ट वाले से पहले लेना है ये इसमें, क्योंकि वो वाला जोड़ लिया जाए तो लास्ट वाला इसी में आ जाएगा, ठीक। ये केवल n माइनस एस तक लेना है, n तक पूरा नहीं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, समाकलन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो लिमिट में एल टी कर देते हैं, एल टी से प्रदर्शित करते हैं लिमिट को, एन टर्मिनल इनफाइनाइट, क्योंकि एन का कोई मान नहीं है, इनफाइनाइट की तरफ हम इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और टोटल एसएन का मान ऊपर दिया है एच प्लस एफ एच, और उसके बाद आपका क्रमागत दिया है उसको लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं एल टी एन टर्मिनल इनफाइनाइट, एसएन कितना है एच एफ ए और एच एफ ए एच प्लस एच, जो आपकी लंबाई होगी इस पर फलन पे ये मान पुट कर देंगे, जो ये फलन का मान है पुट कर देंगे, उसकी ऊंचाई आ जाएगी, उसी को पूरा करते हुए क्रमागत करते चले जाएंगे। इस तरीके से ये हो गया, लिमिट के अंदर ये चीजें होंगी, ये सारे फलन। अगर इसको फिर शॉर्टकट में तरीके से लिखना चाहते हैं आप लोग, लिख सकते हो आप सिग्मा के रूप में, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट एन टर्मिनल इनफाइनाइट इसका हो जाएगा, और बड़ा सा सिग्मा लगाइए और n माइनस 1 करिए, यहाँ n माइनस 1 तक जहां तक लिए हूँ ऊपर लिखा जाता है, n माइनस 1 तक लिए हैं, पीछे लिखा है, और यह हो जाएगा आपका r बराबर 0, r बराबर 0 से स्टार्ट है, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस आर एच, यहाँ तक। इसके आगे आप जो लिखेंगे एच का मान यहाँ से पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ एच है, लिमिट एन टर्मिनल 0 इनफाइनाइट सॉरी एन माइनस 1 आर बराबर 0, एच का मान कितना है बी माइनस ए एन, इसके बाद ए प्लस आर, एच का मान कितना बी माइनस ए
मान वहां से पुट करिए हैं, ठीक है, ये लिख सकते हो। चलिए देखिए बच्चों, आपके सामने जो ये दिया है, ये आपकी सीरीज है जो योग। देखिए पहला एक एक जोड़ा गया है, वो n-1 बार होता है, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर कोई आप नेचुरल नंबर है, क्रम से जोड़ते जाइए, योग का जो है ये n और n-1/2 होता है। अगर स्क्वायर सभी संख्याओं को करके जोड़ा जाए n-1 to n-1/6 होता है। और n क्यूब प्लस, अगर क्यूब करके सभी संख्याओं को जोड़ा जाए नेचुरल नंबरों को, तो n-1 n का होल स्क्वायर और अपॉन 4 अलग से रहेगा, ठीक है। और आपका गुणोत्तर सीरीज का है ये जो है योग सीमा वाला गुणोत्तर श्रेणी का है, ये समांतर श्रेणी का सूत्र है, आप लोग पढ़े होंगे, ये साइन का, ये कॉस कर लीजिए इसको। उसके बाद हम सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर करवा रहे हैं, सीखिएगा। लिमिट 1 to 3 2x - 5 dx, ये आपको योगों की सीमा द्वारा इसका समाकलन करना है। तो पहले सर्वप्रथम इसका फार्मूला लिखते हैं, b f(x) df, आपका लिमिट h टर्मिनल 0, h कॉमन ले लीजिए, और fa प्लस h और fa प्लस 2h, इसी तरीके से इसका फार्मूले द्वारा हम समाकलन इसका करेंगे। इसमें आपका एक मान 1 है, बी का मान कितना है, 3 है, और b माइनस a का मान कितना है बच्चों, 3 - 1 मतलब 2 है, सब कैलकुलेट कर लिया करें। और fx कितना है आपका, फंक्शन कितना है, फंक्शन आपका है 2x - 5। चलिए तो हम एक एक चीज, ये लिमिट वाला फार्मूला हम इस पर रखते हैं, यहाँ पर आपका एक मान कितना है, एक, यहाँ एक मतलब एक रखना है। इस समीकरण पर कितना रखा है, एक रखना है। अगर इस समीकरण पर एक मान रखेंगे तो आपका क्या बनेगा, करते चलते हैं। पहले एक रखा गया है, ठीक है, फिर उसके बाद a प्लस h फंक्शन, इसको हटा देते हैं, फंक्शन का कोई काम नहीं है ना, ये हो गया। तो ये कितना रखा जाएगा, उसके बाद a प्लस h 1 प्लस h रखा जाएगा। अब क्या रखा जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस h -5 प्लस ये कितना रखा जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h और -5, ठीक है, कहाँ तक रखना है, फंक्शन आप यहाँ तक, एक कम तक। तो चलिए इसका मान कितना है, 1, 2 गुणे 1 माइनस n माइनस h, कितना हो जाएगा, इसका मान वही रहेगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2,
1 प्लस n माइनस 1 एच, ये चीज माइनस हाइट क्या हो जाएगा माइनस हाइट। देखिए रखने में अगर मिस्टेक कर देंगे सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना है। देखिए 2 गुणे 2 और ये आ जाएगा -3 और इसका अंदर गुणा कराएंगे क्या आएगा ये -3 प्लस 2h, इसका क्या आ जाएगा -2 का अंदर गुणा कराएंगे -4h और ये -3h से क्या करते हुए -3 आपका ऐसे 3 वाला आएगा यहाँ पर ये गुणा रहेगा और ये गुणा रहेगा क्योंकि ये मान जो है अंदर वाला है। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 2 गुणे 3h वाला आएगा, 3h वाला आएगा क्या हो जाएगा 6h। इस तरीके से ये चलता करंट चला जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा अंदर गुणा कराने पर -3 जो आएगा आपका 2n-1h यही आएगा। और चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। -3 बार बार आया है तो क्या हो जाएगा इस बच्चों क्या बनेगा इसका। देखिए कुछ बच्चे हम लोग पहले निकाल लेते हैं लेकिन हम यहाँ पहले नहीं निकाल कर तो देखिए -3 बार बार आया है तो अगर -3 कॉमन ले लेंगे लेकर तो बार बार 1 आ जाएगा। जैसे देखिए अगर इसी में हर जगह -3 आया है, एक आपका बनेगा 1 प्लस 1 n-1 बार वाला बनेगा फार्मूला। क्यों अगर -3 गुणा करेंगे कि ऐसे -3 बार बार आएगा क्रमगत आएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या बन रहा है 2h 4h और 6h, एक बन रहा है 2h 4h 6h, ठीक है। ये बन रहा है कितना आ रहा है इसका ये 2 ऐसे मान लीजिए 2 गुना होता चला जा रहा है 2nh, ठीक है। वहां रखेंगे n का मान 2nh तक जा रहा है तो एक माइनस ये कॉमन ले लेंगे। चलिए लिमिट h अंदर 0h -3 इसको लिख सकते हो n-1 बार और इसका क्या करते हैं 2h कॉमन ले लेते हैं तो इसका बचेगा 1 2 3 n-1, ठीक है। तो ये इसमें कॉमन हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी फार्मूला आप पढ़ें n-1 इसका क्या हो जाएगा 2h। ये फार्मूला क्या है n-1/2, ठीक है। कर लीजिए इतना, आगे फिर रिप्लेस करके करते हैं। देखिए बच्चों ये आपका जो फलन है ना इसको अलग अलग निकाल कर भी कर सकते हो। अगर ना समझ में आए डायरेक्ट जो विधि हम कर दिए हैं। इसके बाद आपका होता है 3h ऐसे 4h 6h कितना भी करना चाहें, लेकिन हम दो तीन बार में हम इसको करके उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। उससे हमको पता चल जाती है सीरीज क्या 3 बार 1 2 3 में आ जाती है सीरीज, पता चल जाती है कौन सी सीरीज है, ठीक है। सीरीज में पहचानना होता है। इसमें 1 प्लस वाली सीरीज थी और ये 1 2 3 वाली थी, ये प्राकृतिक संख्याओं की योग वाली थी। तो यहाँ तक सॉल्व किए हैं तो इसके आगे अब सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे चलिए देखिए लिमिट h अंदर 0h इसका अंदर गुणे करा दीजिए 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 3n और प्लस 3 और इसका 2h का अंदर गुणा कराते हैं 2h 2nh और अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा 2nh और ये हो जाएगा 2h
अपान पूरे का अपान 2। चलिए लिमिट एक्सटर्नल 0 -3n 3n हो जाएगा 3। और इसमें NH मान रख सकते हो। NH बराबर क्या होता है बच्चों? NH बराबर B माइनस ए होता है। B माइनस ए बराबर क्या होता है? 2। NH मान हम पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 2 2 2H, यही होगा। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्सटर्नल 0 ये H 3n 3, इसका क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, इसका 2 दूना 4 4H माइनस 4H, ठीक है। अब देखिए इसका H का अंदर गुणा करा दीजिए। लिमिट एक्सटर्नल 0 H का अंदर गुणा करा देते हैं, क्या बन जाएगा? 3NH प्लस 3, ये प्लस 3 ये हो जाएगा 7 माइनस 4H स्क्वायर। देखिए बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा? 2। इसका मान क्या हो जाएगा? 2 तो यह हो जाएगा -6 प्लस 7 4H स्क्वायर, ठीक है। लिमिट एक्सटर्नल 0 1 प्लस 1 माइनस 4H स्क्वायर, ठीक है। एक्सटर्नल 0 करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा? 1। एक मिनट, यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गया है। ये जो n प्लस केवल n बार है, बस इसको n बार करना चाहिए, n-1 बार नहीं है। ये 3 जो आया है अतिरिक्त आया है, ठीक है, इसको नहीं करना है आपका। ये 7 नहीं, ये 4 ही होगा केवल, इसको सही कर लीजिए। और ये 6 हो जाएगा -6, और ये आपका 4 ही रहेगा, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया, n-1 बार नहीं होता है, n बार का होता है, ठीक है। ये आपका फिर क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटर्नल 0, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, डायरेक्ट क्या -6 प्लस 4 कर दीजिए, उसके बाद आपका 2 - 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये n-1 नहीं होगा, n बार होगा, क्योंकि बार बार आया है। n-1 बार नहीं करना है, n बार करना है, ठीक है। अगर n-1 बार लिखे थे तो n-1 बार होता, अगर n बार करे तो n बार हुई। n-1 बार थोड़ी करेगी, अब जितना बार माने उतना बार करें।